और सर सिखा वैसे दो हमारे सब व्यूअर्स को, मतलब मैं भी सीखना चाहता हूँ ताकि कल को मैं भी इन्वेस्टिंग करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि राघव जी से ये सीखा था हमने। तो अगर कोई बिगिनर जिसकी एक नॉर्मल सैलरी है और उसको स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी, तो वो कैसे शुरू करे? मेरे ख्याल से किसी को भी ट्रेडिंग समझते समझते और पैर जमाते जमाते अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो एक स्क्रिप्ट में उसे कितना पैसा लगाना चाहिए? सर नॉट मोर देन सो डू यू थिंक कि हमें जो एसआईपी करनी चाहिए वो ईटीएफ में करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए? मैम दोनों का होता है। सो हाउ ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग? और इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी इयर्स यू थिंक इज अ गुड इन्वेस्टिंग पीरियड? सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ट्रेडिंग हमको दिखाई देती है, वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हमें एक्चुअल्स में दिखाई देता है, इन्वेस्टिंग दिखाई नहीं देती। डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कर सकें जहां पर दोस्तों आपको कुछ नया ज्ञान, कुछ नई बातें और कुछ नया सीखने को मिल सके। हालांकि वैसे मेरे को भी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं भी सीख सकूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि जो हम गेस्ट बुलाते हैं दोस्तों वो बहुत ज्ञानी होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने विषय में उत्तीर्ण होता है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। दोस्तों हमारा एक क्राइटेरिया रहता है कि हम ऐसे ही किसी को नहीं बुलाते, जो हमारा डिज़र्विंग लिस्ट में होते हैं वही सिर्फ यहाँ तक आते हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बहुत ख़ास, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप इन्वेस्टिंग के वो हैं मास्टर। उनको तजुर्बा है पिछले करीब 10 से 15 सालों का। और दोस्तों हमने उनका पोर्टफोलियो चेक करा है। जो उनकी होल्डिंग है दोस्तों वो है करीब-करीब 100% और कई-कई तो उससे भी ज़्यादा। नंबर बोलना एग्जैक्ट ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि सारी ही बातें फिर एकदम से मल्टीप्लायर हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ धीरे धीरे चलेंगे और आज उनसे समझेंगे कि किस तरीके से स्टॉक पिक किया जाता है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जाती है और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। केवल यही नहीं, ट्रेडिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्वागत करते हैं राघव कुमार गर्ग जी, जो आज हमारे पास मेरठ से आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे अपना ज्ञान साझा कर सकें। तो स्वागत है राघव जी आपका बहुत बहुत। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के राघव जी, वेलकम टू डीप टॉक। थैंक यू मैम। और हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जी वो ये है कि आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, या आपका लाइफ का जो पर्पस है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट है? मैम, काफ़ी साल पहले की बात है, मैं जब स्कूल में था तो सबसे पहली बार मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैंने फिजिकल सर्टिफिकेट्स कुछ देखे थे, उससे मुझे पता चला कि अच्छा कंपनीज़ होती हैं और उनके स्टॉक्स इस तरीके से दिए जाते हैं। तो स्कूल के बच्चे होते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें ये चेंज होती रहती हैं। धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट एक इतना अनबायस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि एक आम आदमी को पूरी तरीके से लिमिटलेस बना देता है। आप किसी भी प्रोफेशन या किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं और किसी भी और तरह के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ स्टोरी का आप पार्ट बन सकते हैं। हम बार-बार बात करते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, भारत ग्रो कर रहा है या ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। किस तरीके से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ज़रिया है, जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस पूरी ग्रोथ में। तो इस बात से मुझे बहुत फ़ैसिनेशन तब भी था और आज भी है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जितना भी पता किया जा सकता है, जितना भी हम इस पे नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, वो कम ही पड़ती है। और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपने कहा स्कूल में आपको लगा कि आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए। मैम एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, मैं मेडिकल डॉक्टर है। हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे इसके अंदर जो रिसर्च सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी थी, तो मैंने एमबीए फाइनेंस में किया था, और उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी आगे चली है। डॉक्टर मतलब कि कौन से एमबीबीएस। डॉक्टर हैं आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट हैं आप? जी। वंडरफुल। तो दोस्तों देख लीजिए, आप लोग समझ जाइए कि अगर कोई डेंटिस्ट इस टाइम मतलब अगर कोई डेंटिस्ट अपना फुल टाइम प्रोफेशन छोड़ के इसको एज ए फुल टाइम करियर ले रहा है, तो भाई एक चीज़ तो समझ आती है, पैसा तो है इस धंधे में। जी सर, पैसे की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, इसको समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो आपका टफेस्ट फेज क्या था मार्केट में जब एंटर किया आपने? तो आपको नहीं लगा कि आप एज अ डेंटिस्ट आ रहे हैं और आपकी फील्ड कंप्लीटली चेंज हो रही है, और वहां आपने कैसे सरवाइव किया उस चीज को? मैम डेंटल से या डेंटिस्ट्री से इसमें चेंज करने का कोई ऐसा प्लान्ड एग्जीक्यूशन नहीं था। दूसरा, मार्केट में तो मुझे खैर 20 साल से ज़्यादा हो गए। बट अगर मैं टफेस्ट एंड फेज़ की हाउ बात, ओल्ड आर यू? आई एम 49। 49, ओके।
अगर मैं बात करूं कि टफेस्ट फाइनेंशियली मेरा फेज कौन सा रहा है, तो दैट वाज अराउंड कोविड। कोविड 2020 जब मार्केट्स क्रैश हुए थे, तो एक तरफ तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो सारे नीचे चले गए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी नीचे आ गए थे, और म्यूचुअल फंड में कई सारी चीज़ें लॉक इन में भी थी, तो अगर उसे कैश करना चाहें तो वो भी नहीं हो रहा था। दूसरा जो करंट इनकम थी उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया था। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और खर्चे तो पूरे पीक पे रहते ही हैं, ईएमआईज़ हैं, स्कूल फीस हैं, तो दैट वाज अ वेरी टफ एंड टेस्टिंग पीरियड जिस समय ये सब हुआ है कि हर तरह का इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें डाउन थी। तो दैट वाज रियली टफ फॉर दैट यू। वाज रियली तो टफ। बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर बेटर ट्रेडिंग जर्नी और व्हाट? मैम उस समय क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एज अ मिडिल क्लास जब मुझे इतना फ़र्क पड़ा है, तो बहुत लोगों को इस तरीके से फ़र्क पड़ा होगा, बहुत लोग सेम सिचुएशन में होंगे। तब मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था मैं इस चीज़ को कि कैसे, क्या है उनकी जर्नी, या वो लोग इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। तो इट वाज़ नॉट प्लान्ड, मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैंने बस वीडियो ऑन किया, उसको रिकॉर्ड करना शुरू करा और उसको अनएडिटेड ऐसे के ऐसे ही उसको डाला था। लोगों को वो कन्वर्सेशन अच्छा लगा, जो मैंने उनसे बात करी वो अच्छा लगा, और मेरे पास कमेंट्स भी आए। उससे मुझे थोड़ा और एनकरेजमेंट मिला फॉर अ सेकंड वीडियो, फॉर अ थर्ड वीडियो, और इस तरह से ही इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते करते और किस तरीके से हम वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे आगे चलते हैं, तो वो सफ़र आगे चलता रहा। धीरे धीरे वो इतना आगे बढ़ गया कि मैंने प्रोफेशन ही पूरी तरीके से स्विच कर लिया। दोस्तों म्यूचुअल फंड में लॉकिंग के कौन से कंसेप्ट होते हैं जो अभी इन्होंने बोला, वो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ आप लोगों को। जो ईएलएसएस और जो टैक्स सेवर होते हैं उसमें 3 साल का लॉकिंग रहता है, यानी कि आज जो आपने पैसा डाला है वो आप 3 साल बाद निकाल सकते हैं। अब आपने मान लीजिए सिप कर रखी है, तो आपने जो जनवरी में सिप की है वो आप 3 साल आगे जनवरी में निकाल पाएंगे, जो फरवरी में सिप की है वो 3 साल आगे फरवरी में निकाल पाएंगे, जो मार्च में की है वो ऐसे, मतलब 36 महीने का पूरा उसमें लॉक इन रहता है। ये सिर्फ जनरली टैक्स सेवर और ईएलएसएस में होता है, या कोई स्पेशल फंड आ जाए तो उसमें कई बार लॉक इन होता है। जनरली सब फंड्स में लॉक इन नहीं होता, टैक्स सेवर में अधिकांश रूप से रहता है, क्योंकि वहाँ आपको गवर्नमेंट कहती है भाई जितना पैसा डालोगे उतने पे टैक्स कम ले लेंगे, तो थोड़ा सा टैक्स बचता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया आपका वो पैसा ज़्यादा टाइम तक मार्केट में लगा रहे। राघव जी, ये बताइए कि कौन सी ऐसी आपकी एक गलती रही या कौन सी ऐसी एक मिस्टेक रही जिसने आपको सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, यानी कि द मिस्टेक वाज समथिंग एल्स बट द कॉस्ट वाज मनी। सर ट्रेडिंग में या जी, इन्वेस्टिंग स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्टिंग जो भी आप करते particular? हैं। सर इसमें दोनों चीज़ों को अगर मैं कैटेगराइज करूं, क्योंकि शुरू में मैं पहले ट्रेडिंग भी करता था, अब तो खैर मैं प्योर इन्वेस्टिंग में ही हूँ। ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग की वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुए, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग बंद भी हुई, कि जब मुझे समझ में आ गया कि मैं शायद ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मेंटली और साइकोलॉजिकली, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग बंद हुई और मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग में या प्योर इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हुआ। इन्वेस्टिंग में जब भी मेरी कोई गलती रही है जिसकी वजह से मुझे अ, अगर मैं नुकसान बोलूँ या नुकसान से ज़्यादा जो मेरे पैसे नहीं उतने बना पाए जितने बना सकता था, वो हमेशा अर्ली सेलिंग की रही है, कि अगर मैंने कुछ टाइम और होल्ड कर लिया होता शायद, तो एक बेटर डिसीजन होता और उससे मेरे प्रॉफिट्स और ज़्यादा कंपाउंड हो सकते थे। अमूमन तौर पे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब एक हमेशा ना फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहते हैं। जी, उनको ये रहता है कि भाई इन्वेस्टिंग में कौन पैसा पकाएगा साल 2 साल, और पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं यार, इसमें तो जो होना है 2 4 6 दिन में पता लग ही जाना है। जी, और इसी मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड से दे आर एक्चुअली लूजिंग ए ह्यूज क्वांटम ऑफ मनी। जी। आपने सुना भी होगा 93% लोग लॉस में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि मतलब क्या गलतियां थी जो आप ट्रेडिंग में, एक तो आपने बताया ओवर ट्रेडिंग, सो हाउ ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉर यू। और इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी इयर्स यू थिंक इज अ गुड इन्वेस्टिंग पीरियड? अ, सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ट्रेडिंग हमको दिखाई देती है, वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हमें एक्चुअल्स में दिखाई देता है, इन्वेस्टिंग दिखाई नहीं देती, इन्वेस्टिंग इज साइलेंट, बैकग्राउंड में चलती है। ट्रेडिंग को जितना मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग इनकम का एक सोर्स मानते हैं, एक पैसा उससे बनाएंगे, उसे खर्चे में लेंगे और उस तरीके से हम मानते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग एक प्योर वेल्थ क्रिएशन है, उससे हम खर्चों में आसानी से ले नहीं सकते उस पैसे को, ना अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते जब तक वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। जहाँ तक बात आती है ड्यूरेशन की, तो ट्रेडिंग तो डेफिनेटली एक डेडलाइन के साथ होती है, चाहे वो एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी उसके साथ होगी। इन्वेस्टिंग में अगर हम 3 साल से ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर
इन्वेस्टमेंट एसेट में पैसा लगा रहे हैं, और एसेट से मेरा मतलब अगर स्टॉक मार्केट में किसी एक कंपनी में अगर हम 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो हम उसे इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। उससे नीचे अगर कुछ भी है तो वो पोजिशनल या मोमेंटम पोजीशंस हैं। तो दोस्तों सीख लीजिए राघव जी से कि 3 साल का मतलब इन्वेस्टिंग होता है। जो 15-20 दिन महीने को आप इन्वेस्टिंग कहते हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं होता है। जी और ये जो हड़बड़ाहट है अंदर मन की, इसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। चलिए, तो राघव जी एक बात बताइए कि आपकी ऐसी कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप समझते हो कि आपकी अब तक पिछले 5 साल में बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही हो, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सर, मेरी मुझे ना क्वांटिटी जाननी है, ना जी आपने कितना कमाया ये जानना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपने, मैं तो कहता हूँ, एक ही शेयर लिया था चाहे, जी उस एक शेयर के लिए अब तक हम कितना रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स निकाल चुके हैं? सर, जो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन पिछले 5 साल में रहा है, तो कोविड के टाइम पे अराउंड जून जुलाई 2020 मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। वही, हम प्राइसेस की बात नहीं करते, बट उस समय वो कॉस्ट उसकी करीब 16-17 रुपए थी, 16-17 रुपए, और आज वो 1000 रुपए के ऊपर है 5 साल बाद। और अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं, क्योंकि कोविड टाइम पे ना सर, सबसे पहले जो कमेंट आता है ना वो ये आता है कि कोविड में तो सब कुछ नीचे गिरा हुआ था, आपने जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करा तो वो बढ़ ही गया। तो कोविड के बाद की बात करते हैं। कोविड के बाद मैंने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, जो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा और कोवेटेड इन्वेस्टमेंट रहा है। उसमें करीब 18 गुना का मुझे रिटर्न मिला है। ओके। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है और मेरी ऑडियंस भी, मैं समझता हूँ, फेस करती होगी, कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि ठीक है हम प्रॉफिट में या लॉस में, ये तो एक मानसिकता की बात है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज मैंने, समझिए, 5 लाख रुपए डे वन को लगाए, अगर मैं 2% कमाता हूँ और मेरे को मंथ एंड आ जाता है, तो अपने खर्चे और अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि जब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनता हूँ तो मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो होती नहीं है। हम्म। अब मैं क्या करूं जो मेरे को 1 से लेके 30 तारीख तक, क्योंकि देखिए जैसा अभी आपने कहा, ईएमआई भी देनी है, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, और गाड़ी भी चलानी है, और अपने खर्चे भी करने हैं, घर भी चलाना है, तो इन सब के खर्चे भी तो आपके भी होते ही होंगे। जी अब आपने मान लीजिए सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सो हाउ यू आर सर्वाइविंग फॉर नेक्स्ट 30 डेज? या क्या उस वक्त आप 30 दिन बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करते हैं, या उस प्लानिंग को कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है राघव जी, एक होती है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई मैं, मेरे 5 काम चल रहे हैं, मैंने फलाना शेयर भी ले लिया, अब ये 1 साल में बढ़े, 2 में बढ़े, 3 में बढ़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्टर या फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मुझे तो 30 तारीख को पैसा चाहिए ना जी, अपनी ईएमआई भुनाने के लिए और सब करने के लिए। सो हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन? सर, फुल टाइम ट्रेडर हो सकता है, फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हो सकता। प्योर इन्वेस्टर हो सकता है, अच्छा। क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई फुल टाइम काम ही नहीं है, कोई जॉब नहीं है। इन्वेस्टिंग तो जैसे मैंने कहा कि वो बैकग्राउंड में चलती है। दूसरी बात कि अगर मुझे उस पैसे से अपना खर्चा चलाना है, अगेन आई एम नॉट एन इन्वेस्टर। अगर 3 साल मिनिमम पीरियड है जिसमें मैं उस पैसे को छोड़ सकता हूँ, तो ही मैं इन्वेस्टर हूँ। तो 3 साल तक तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं से तो पैसा खर्चा चलाना ही है। तो इन्वेस्टर सिर्फ वो व्यक्ति हो सकता है जिसकी एक्टिव इनकम कहीं और से हो रही है, या फिर किसी और सोर्स से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो सकती है वो। बट वो पैसा जो इन्वेस्टिंग में जा रहा है वो डेफिनेटली खर्चों में नहीं आ सकता। वो तो 3 साल कम से कम लॉक इन होगा, और एवरेज 5 साल के लिए लॉक इन में जाएगा। तो मतलब यदि किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो वो सोचे कि चलो जो मैंने कमाया वो मैं निकाल लूं। लेकिन अगर कोई प्योर इन्वेस्टर है, फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं, प्योर प्योर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर। तो वो जो आज पैसा डाल रहा है वो मान के चले कि मुझे 3 साल बाद ही इसका रिटर्न मिलना है, जो भी मिलना है। जो भी रिटर्न है 3 से 5 साल और में 3 साल तक कैलकुलेट उसे होगा। अपने जीवन यापन के लिए अलग से एक फंड होना चाहिए, जी, फंड या कोई काम, या बिजनेस जो काम भी या है एक्टिव उनकी। इनकम कोई हाँ, भी और कोई होनी भी। चाहिए। बहुत बढ़िया। राघव जी, आजकल मार्केट में इतनी नॉइज़ है, लाइक आपको इंस्टा, यूट्यूब और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि सब कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है उस केस में? आप उस नॉइज़ को कैसे कम करते हैं? मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी नॉइज़ है, क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा था 93% यहाँ पे लोग लॉस में रहते हैं। अब तो मेरे ख्याल वो आंकड़ा बढ़ने वाला है। मतलब बढ़ेगा और इससे भी बढ़ेगा। ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि 93% जो भी बातें हम यहाँ सुनते हैं वो नॉइज़ है, वो गलत है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उसमें भी जो 7% लोग प्रॉफिट्स में हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 7% लोग अगले साल रिपीट होंगे। वो नए 7% भी हो सकते हैं। मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली जो लोग प्रॉफिट्स में हैं,
ट्रेडिंग की अगर बात करी जाए या इन्वेस्टिंग, सब कुछ मिला लिया जाए, तो वो 2-3% लोग होंगे जो कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं। तो 95-96% बातें यहाँ पे सिर्फ नॉइज होगी। उसके लिए अच्छा ये है कि हम एक सेट प्लान अपना रखें, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहो, कोई जन और किसी को कहे कि इसमें इन्वेस्ट कर लो या इस तरीके से ट्रेड कर लो, मोस्ट मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि वो बात गलत होगी या वो बात लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर मेरे पास अपना एक फ्रेमवर्क रेडी है, देन मुझे बहुत ज़्यादा बातें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, किसी चैनल से मिलती है या किसी प्रिंट मीडिया से मिलती है, मैं उसे अपनी रिसर्च के लिए या उस फ्रेमवर्क में आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, रादर दैन कि मैं सब कुछ छोड़ के उसी रास्ते पे चल पड़ूँ या उस इन्फॉर्मेशन की वजह से अपना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज कर दूँ। राघव जी, मैं ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताती हूँ। क्या हुआ, अभी हम यहाँ स्टूडियो में हैं, स्टूडियो में बहुत एम्प्लॉइज़ हैं। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द एम्प्लॉयी। उसका मेरे पास स्पेशली फ़ोन आया कि मैम मुझे ना इन्वेस्ट अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है, क्योंकि वो देखती है कि इतना फाइनेंस कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर कोई बिगिनर जिसकी एक नॉर्मल सैलरी है और उसको स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी, तो वो कैसे शुरू करे? बेसिकली ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग तो आजकल सबको पता है कि भई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, ईटीएफ में डाल दो, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दो, बट शी वांटेड टू स्टार्ट विद द ट्रेडिंग जर्नी। तो हाउ डू यू थिंक शी शुड स्टार्ट विद दैट, कि ताकि वो एक उसको समझ आने लगे कि मार्केट होती क्या है? मैम, अगर वो ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं, हम्म, तो उनकी जॉब जर्नी तो वहीं खत्म हो जाएगी। वो तो तो है, वही बात मैंने भी बोली है। जी, अगर उनके पास एक साइज़ेबल कैपिटल तैयार हो चुका है और उनको लगता है कि मेरे ख्याल से किसी को भी ट्रेडिंग समझते-समझते और पैर जमाते-जमाते साल 2 साल तो लग जाएँगे इस मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा जितना ज्यादा। 4 से जी, 5 साल। जी, जितना हेवी मोमेंटम मार्केट्स में रहता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, कुछ साल लगते हैं। तो अगर इतना उनके पास फंड इकट्ठा हो चुका है कि वो लॉस लेने की सिचुएशन भी रखते हों, उतनी कैपेसिटी भी रखते हों, और प्लस अगर फ्रेश इनकम बंद हो गई तो भी वो आराम से सर्वाइव कर जाएँगे। प्लस जिस स्टेज ऑफ लाइफ में भी वो हैं, उसको आराम से निकाल पाएँगे, तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टर बनना है, तो उसके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो करते रहें, और चाहे एक छोटी-सी सिर्फ़ ₹500 की एसआईपी से शुरू करें, ताकि चीज़ें पता चलनी शुरू हो, ऐप इस्तेमाल करनी आए, पता चले कि कौन-कौन से फंड्स होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से उसे रिडीम किया जाता है। कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन या इन्वेस्टर अवेयरनेस मेल्स भी आनी शुरू होंगी। आप ₹500 भी इन्वेस्ट करोगे तो आप कुछ ना कुछ यूट्यूब पे भी जाके सर्च करोगे, थोड़ी ओरिएंटेशन भी आपकी चेंज होगी, और जैसे-जैसे आपको लगता है कि आपकी नॉलेज उस बारे में बढ़ती जा रही है, आप बहुत ही नॉविस से मैच्योरिटी के लेवल पे आते जा रहे हैं, तो आप उस 500 को 1000 कर सकते हैं, 1500 कर सकते हैं। धीरे-धीरे इसको स्केल अप किया जा सकता है। राघव जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि कोविड में जैसे म्यूचुअल फंड्स आपके पास थे, तो उसमें एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है, तो उसमें से आप अगर मान लीजिए आपका पैसा कम भी हो गया तो आप निकाल नहीं सकते। जी, अब अगर उसी जगह आपके पास ईटीएफ होते, तो आप क्या करते? क्योंकि ईटीएफ तो कभी भी आप डिसॉल्व कर जी। सकते हैं। सो डू यू थिंक कि हमें जो एसआईपी करनी चाहिए वो ईटीएफ में करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए? मैम, दोनों का मिक्स रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए मुझे लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूँ उसको? 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट हाँ करना जी, चाहते हैं? हाँ जी। तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक डाइवर्सिफ़ाइड इंस्ट्रूमेंट है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडेक्स फंड्स रखे जा सकते हैं, कुछ इक्विटी फंड्स स्पेसिफिकली रखे जा सकते हैं, और अगर ईटीएफ बाय और सेल करने का टाइम है और उतनी समझ है कि कौन-सा ईटीएफ हम बाय और सेल कर रहे हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपीज़ शुरू कर सकते हैं। एक बहुत सारे लोगों की राघव जी कन्फ्यूजन भी होती है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है? सर, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसकी यूनिट्स आपको एक्सचेंज पे मिल जाती हैं, आप रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हैं, और जो प्राइस उस समय उसकी चल रही है, उसी प्राइस पे वो बाय और सेल होता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और जो भी उसकी एनएवी एंड ऑफ डे होगी, उस प्राइस पे वो बाय और सेल आपका हो जाएगा। बेसिकली दोनों के दोनों ही फंड्स हैं। ईटीएफ उसी फंड की यूनिट्स जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें भी आपको यूनिट्स मिलती हैं, उसमें भी यूनिट्स मिलती हैं। बट अगर हम नॉर्मल अपने काम वगैरह में बिजी हैं, तो बेस्ट इज आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, और खास तौर से एसआईपी मोड जो होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ईटीएफ में तो आपको जाना पड़ेगा लॉग इन करके, फिर आप बाय सेल करेंगे। अदरवाइज दोनों ही बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। राघव, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो चेज़ करते हैं प्राइस को। मैं मान के चल रही हूँ आप इस फील्ड में हैं, तो ये आपके लिए एक बिज़नेस है, जी ठीक है? आप प्राइस को चेज़ नहीं करेंगे, आप अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। तो ये माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया? मैम, प्राइस को चेज करने से तो डेफिनेटली विल बी लॉस्ट, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एंड पर्सनली आई चेज इंडिया, दैट इज ओके, भारत। मेरे लिए
भारत भगवान है। मतलब कि भारत की जो ग्रोथ रेट है इस समय, जिस तेजी से इंडिया भाग रही है, तो मैं भी उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय पूरे दुनिया में जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट बड़ी इकोनॉमीज में मेंटेन हो रहा है, वो इंडिया का मेंटेन हो रहा है। इंडिया ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि उसके बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। और यहाँ पे आई थिंक हम लोग जो एज इन्वेस्टर्स इस समय बड़े स्वीट स्पॉट में, कि हम इंडिया में हर तरह के सेक्टर को ग्रो होते देख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर को आज उठा लिया जाए, केमिकल सेक्टर है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो भी, और जो न्यू एज सेक्टर्स हैं वो भी, हर तरह के सेक्टर के लिए इस समय भारत पूरी तरीके से ओपन है। वो कह रहे हैं आप बाहर से आके काम करना चाहते हो, आप बाहर से आके काम कर लो। यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स इंडिया में एक स्वीट स्पॉट में हैं। अगर इस माइंडसेट के साथ हम बिजनेसेस को और स्टॉक मार्केट को भी देखेंगे, तो हम प्राइस को भूल जाएंगे, हम वैल्यूएशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इंडिया इस समय एक अंडर वैल्यूड कंट्री है, जिसकी वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग पूरे बिजनेसेस की चारों तरफ हमारी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्राइस को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की अपनी बात करें, तो इस समय 7% से ऊपर का ग्रोथ रेट आया है। बट अब 2027 तक अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है, तो हमें 9% टू 10% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए एक ड्रीम है। वो सोच भी नहीं सकते, वो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, वैल्यूएशन ज़्यादा मैटर करेंगी। अब जब आप एक वैल्यूएशन का सवाल आपने उठा ही दिया है, तो मेरा एक और सवाल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का उदाहरण लेना चाहूँगा, लेकिन इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे इसे, सिर्फ हमें एक, क्योंकि हमें एक एग्जांपल लेना है रियल टाइम, तो हम इसलिए ले रहे हैं। आज हम बात करते हैं, और मैं बात भी एक ऐसी कंपनी करूँगा जो मतलब अभिज्ञ है, मतलब बिल्कुल ही सबसे ऊपर है, और रिलायंस है वो कंपनी, क्योंकि वो जी सबसे टॉप पर है। अब आज हम रिलायंस की जब बात करते हैं राघव, तो उसका प्राइस जो भी है उसको हम नहीं कंसिडर करें, लेकिन उसके मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का है, 20 लाख करोड़। विच इज नंबर 1 इन इंडिया। जी उसके बाद शायद एचडीएफसी है, फिर टीसीएस है, यही जी जी चार जी पांच कंपनी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यही सब होंगे ऐसे ऐसे। जी। अब आपको क्या लगता है कि ये इतना हाई वैल्यूएशन ऑलरेडी गेन कर चुका है, तो क्या यहाँ से ये और आगे बढ़ेगा, या इसको और डबल हो सकता है, या 10x और 5x या 2x? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको खरीद लें तो बढ़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन आज रिलायंस की है, या टीसीएस की इससे थोड़ी कम है, या सेकंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है उसकी और थोड़ी कम है, तो क्या ये यहाँ से 2x 3x हो सकते हैं, या शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा तो वैल्यूएशन तो जी बढ़ेगी ही, हाँ, मतलब मार्केट कैप उसके ओवरऑल मार्केट के कैप और बढ़ेगी, तो वो कैसे मतलब अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? सर, जैसे रिलायंस का सवाल है, तो रिलायंस ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया है, जिसके अंदर वो अच्छा। 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके पूरा एक सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है सोलर का। तो यहाँ से उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो बिजनेस वो आज तक कर रहे हैं उसके तो टॉप मोस्ट लेवल पे टॉप ऑलरेडी, जैसे पीक आपने पे कहा, वो हैं वो। पहुंच चुके हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं। बात आती है सर ग्रोथ की, तो चाहे बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 है एचडीएफसी, और इन टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो टीसीएस हो गया, टीसीएस। और अगर डाइवर्सिफाइड में तो रिलायंस है। रिलायंस ओवरऑल नंबर 1 है। अगर ये लोग सही बिजनेस करते रहते हैं, जिस तरीके से कुछ भी नए मार्केट्स को टैप करेंगे, या हमारी इकोनॉमी जैसे एक्सपैंड करेगी, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ तो डेफिनेटली रहेगी। 10 से 12% की जो एक नॉर्मल ग्रोथ रहती है इन लार्ज कैप्स की, वो इसमें रहेगी। एक रिटेल इन्वेस्टर के सामने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो टाइम और ग्रोथ का नहीं, वो आता है रेट ऑफ ग्रोथ का। रेट ऑफ ग्रोथ मुझे किस में ज्यादा मिलती है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरा फंड लिमिटेड है। अब उसी टाइम में और उसी फंड के हिसाब से मुझे मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए। तो मेरे लिए जो एक वेरिएबल फैक्टर है, वो है रेट ऑफ ग्रोथ। मैं पैसा चाहे यहाँ इन्वेस्ट करूँ, चाहे वहाँ, उतना ही पैसा उतना ही समय के लिए इन्वेस्ट कर पाऊंगा। जो छोटी अगर कंपनी होगी, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक की बात करी, अगर उसी सेक्टर में हम किसी छोटे बैंक की तरफ चले जाते हैं, XYZ, जो भी किसी को अच्छा लगता है अपनी रिसर्च के हिसाब से, तो एचडीएफसी जितना रेट ऑफ ग्रोथ लेगा, वो बैंक उससे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ ले सकता है। सेम गोज विद टेक्नोलॉजी या सिमिलर बिजनेस जो रिलायंस के साथ करते हैं। तो इस वजह से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो रेट ऑफ ग्रोथ स्कोर कर जाती है लार्ज कैप्स के ऊपर, इस वजह से दे आर एबल टू डिलीवर बेटर रिटर्न्स। अब आपने एक वहाँ वर्ड यूज किया, अपनी रिसर्च के हिसाब से। जब हम यहाँ रिसर्च की बात करते हैं, तो एक हमें कुछ यूट्यूब चैनल्स ने तोते की तरह पढ़ा दिया है कि भैया पी देख लो, जी 100 रुपए का स्टॉक का प्राइस है, और पी 5 है, और एक स्टॉक का प्राइस 500 है और पी 2 है, तो ये 500 वाला सस्ता है क्योंकि इसकी पी कम है। जी
भाई यही एक पैरामीटर लोगों को पता है। तो रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए और आप क्या-क्या देखते हैं जिससे कि आप मल्टी बैगर को फेज़ आउट कर पाते हैं और आप निकाल के उसमें इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस भी ले लेते हैं? और दूसरा राघव, इसी के साथ एक और साथ में सवाल जुड़ा हुआ है कि मैंने मान लो कोई स्टॉक ₹100 का ले लिया, तो क्या उसमें कोई स्टॉप लॉस होता है या मैं बस बैठा ही रहूँगा? सर पहले पीई को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो पीई डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि उससे हमें वैल्यूएशन का पता चलता है कि उसकी जो प्राइस है वो उसकी अर्निंग्स के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं, वो उन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके बताता है। बट अगर पर्सनली मैं बात करूं कि जब मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं या रिकमेंड करता हूं स्टॉक्स को, तो मेरे लिए पीई से ज़्यादा और सबसे पहला पैरामीटर होता है उसकी मार्केट कैप, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर मार्केट कैप की रेंज में कंफर्टेबल हूँ रिसर्च करने में। तो जिस मार्केट कैप रेंज में मैं कंफर्टेबल हूँ, उसमें अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक उसके अंदर आ रहा है, तो मैं सेकंड पैरामीटर पे जाता हूँ। तो तो पहला, क्या होना चाहिए रेंज? सर मैं कंफर्टेबल रहता हूँ अंडर 10,000 करोड़ में, सर और सिखा वैसे दो हमारे सब व्यूअर्स को, मतलब मैं भी सीखना चाहता हूँ ताकि कल को मैं भी इन्वेस्टिंग करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि राघव जी से ये सीखा था हमने। सर मैं कंफर्टेबल रहता हूँ मैक्सिमम जो रेंज है वो 10,000 करोड़ की, और वैसे मेरी प्रेफर्ड रेंज रहती है 1 to 3,000 करोड़, जो काफ़ी छोटी स्मॉल स्मॉल कैप्स कैप्स होती में हैं आ जी, गए, ठीक उसमें है। स्मॉल कैप्स में। तो अगर पहली रेंज तो यही हो गई, अगर वहां तक है तो मैं अब आगे बढ़ूंगा उसमें। सेकंड मेरे लिए जो पैरामीटर है, जो एक डील ब्रेकर का काम करेगा, जिससे मैं थर्ड पे नहीं जाऊंगा अगर वहां पे, वो है डेट। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है तो मैं थर्ड पैरामीटर पे नहीं जाऊंगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हाँ कितना जी, होना डेट चाहिए? टू इक्विटी रेशियो सर वैसे तो आइडियली अगर बाय द बुक जाए तो हम 1 होना चाहिए, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में जो एक्चुअल फिगर वहाँ डेट की लिखी हुई है, अगर किसी रेशियो का ना देखा जाए, जितनी वो जीरो के करीब हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं। छोटी कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हो सकता है रिलायंस उस डेट को झेल जाए या मैनिपुलेट कर जाए, मैनेज कर जाए, बट ये छोटी छोटी कंपनीज नहीं कर पाएंगी, इनके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो पहला हो गया मार्केट कैप कम, जी, दूसरा हो गया डेट भी कम, डेट यानी भी कम। दोस्तों 3,000 से 5,000 करोड़ के बीच की कंपनी हो और उसके ऊपर कर्जा ना के बराबर हो, तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया। जी, तीसरे पे आइए, तीसरे असर रेवेन्यूज। रेवेन्यूज। कंपनी कितनी सेल करती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब वन टाइम अगर उसका कुछ हुआ है, उसने आज कोई जमीन बेच दी, कुछ बेच दिया, वो एक अलग बात है। जो उसका कोर बिजनेस है, मान लीजिए वो कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है, तो सोलर पैनल बेचने से उनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड फॉर उस हाउ मेनी इयर्स यू कैलकुलेट फॉर दैट? मैम लेटेस्ट, एक तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप जनरली ग्रोथ फेज में होती है, तो उनका लेटेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। बट उस लेटेस्ट को हम पिछले ट्रेंड के साथ ओवरलैप करके देख सकते हैं, पिछले 3-4 सालों में, और पिछले 8-10 क्वार्टर्स में किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। ये रेवेन्यू एक जगह स्टेबल है या बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, तो बहुत ऊपर रेवेन्यू नीचे है। कितना होना चाहिए, मतलब सर रेवेन्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं क्वार्टर मार्केट कैप के हिसाब क्वार्टर टू से। क्वार्टर ग्रोथ को हम देखते हैं या मतलब रेवेन्यू टू मार्केट कैप हम देखते रेवेन्यू हैं? टू मार्केट कैप सर, मार्केट कैप के हिसाब से हर अच्छा, क्वार्टर में ग्रोथ होना इतना इजी नहीं होता। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो सालों के ट्रेंड में अगर हमें एक अप ट्रेंड मिलता है, तो दैट इज वेरी गुड, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होगा उसके लिए। और मार्केट कैप से जब हम कंपेयर करते हैं, तो मार्केट कैप के जितना करीब रहेगी उसकी रेवेन्यू, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हाँ, जितना वो रेशियो उसके हिसाब से अच्छा रहेगा, तो दैट इज गुड। रेवेन्यू अगर देख लिया, उसके बाद फिर अब जनरल हमारे पॉइंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो सारे डील ब्रेकर्स थे कि अगर एक भी इनमें से नहीं है तो आगे जाना ही नहीं है। चलिए, तो तो तीसरा हो गया रेवेन्यू, जी, चौथा उसके बाद सर हम आएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, नेट कि प्रॉफिट। कंपनी इतना रेवेन्यू तो जनरेट करती है, उसमें से कितना उसका घर लाती है वो, सारे खर्चे निकालने के बाद। उसके बाद फिर बाकी रेशियोज आ जाते हैं सर, उसकी बुक वैल्यू आ जाती है, उसके हाई लो रेंज क्या रही है, 52 वीक में क्या बिहेवियर रहा है स्टॉक का, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और फिर पी रेशियो तो सर है ही, दैट इज इंपॉर्टेंट। पी रेशियो को जब हम इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो हमें चल जाता है कि अपने सेक्टर में इस कंपनी की वैल्यूएशन किस लेवल पे पोजिशनड है। और अगर सेक्टर के हिसाब से उसकी जो वैल्यूएशन है वो सही जगह पे है, तब हम अब उसके बिजनेस पे और बाकी चीजों पे जाके देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह का काम करती है। तो आप प्रोमोटर पार्टिसिपेशन नहीं देखते हैं प्रमोटर इसमें? पार्टिसिपेशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मैम, खासतौर से स्मॉल कैप कंपनीज में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। अगर प्रमोटर पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो वो एक अलग गड़बड़ होगी। बट प्रमोटर पार्टिसिपेशन आइसोलेटेड वे में नहीं लिया सकता, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। वो कई सारी चीजों के साथ ओवरलैप करके देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स अगर कंसिस्टेंटली कम कर रहे हैं, या कभी उनका हुआ था उसके बाद एक लेवल पे मेंटेन्ड है, कोई ऐसी फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग अपने स्टॉक्स में वो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज गुड, उसके साथ एक कंफर्ट जोन आ जाता है फिर वहां पे। राघव जी, अभी आप हमने देखा कि 2020 के बाद आईटी सेक्टर ने बहुत बूम लिया था, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन इन एवरी 5 इयर्स। सो 2025 जैसे अभी चल रहा है, तो 2025 में आगे के 5 साल में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मल्टी बैगर कैपेसिटी
पे ऑपरेट करता है? लाइक अभी हम ले लें एंड इट्स अ मल्टी बैगर फॉर अस, बट इट गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न आफ्टर 5 इयर्स। मैम वैसे तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, केमिकल सेक्टर है और कंजम्पशन स्टोरी पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहता है, तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमेशा ग्रोथ लेते रहते हैं और इनके अंदर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ कंसिस्टेंटली निकलती रहती हैं। बट अगर कुछ सेक्टर्स की बात करी जाए जिस पे काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस है, तो आई थिंक उसमें सबसे बड़ा सेक्टर निकल कर आता है एनर्जी। एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो एनर्जी सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनर्जी के अंदर भी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट्स भी सेट कर रखे हैं। 2030 का सेट कर रखा है, 35 2070 तक का जीरो कार्बन एमिशन के उन्होंने अपने विजन्स दे रखे हैं। तो ये सेक्टर एक ऐसा रहेगा जो काफ़ी लंबे समय तक सस्टेनेबल भी रहेगा। और इसके अंदर क्योंकि जो इसकी हेडविंड्स थी, हेडविंड्स मतलब जो इसके अंदर रुकावटें और अड़चनें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थी, जब ये किसी डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रहा था, अब तो इसको सरकार ने एक डायरेक्शन दे दी है। तो वो हेडविंड्स भी अब यहाँ से काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी हैं। तो अब ये सेक्टर एक नॉर्मल पटरी पे आ चुका है, जैसे बाकी सेक्टर्स चलते हैं। अब इसके सामने नॉर्मल बिज़नेस चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, तो आई थिंक दिस कुड बी द नेक्स्ट गेम चेंजर। एनर्जी सेक्टर एक बेसिकली। चीज एक चीज और बताइए, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ईवी ईवी, जिसे देखो वो जी, ईवी, और कई कंपनियां चली ईवी के बेसिस पे कहाँ जी, से कहाँ पहुंच गई। मेरा यहाँ पे एक वो है थोड़ा सा, मतलब मेंटल ब्लॉक कह सकता हूँ मैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ी सी क्लैरिटी दें कि ईवी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि कार्बन कार्बन एमिशन ना हो। जी, लेकिन ईवी अपने आप में इज वेरी पोल्यूटिंग, जो उसका बैटरी है, जो लिथियम यूज जी। हो रहा है, उसको बनाने में भी काफ़ी या लेड पोल्यूशन होता जो यूज हो रहा है, और जो उसका मतलब ओवरऑल डिकम्पोज उसे कैसे करेंगे, ये अभी किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो बैटरी वो बन रही है, जो आपको 400-500 किलोमीटर गाड़ी आपकी रन कर रही है, तो उसको बनाने में भी बहुत सारा है। जी, पोल्यूशन हुआ है, और उसको डिकम्पोज करना इवन इज मोर बिगर हर्डल देन डिकम्पोजिंग द कार्बन एमिशन। जी। क्योंकि देखिए, जो धुआं हो रहा है वो कहीं ना कहीं आके सेटल होके वो तो मिल ही रहा है ना हुँ, धरती में, और हुँ, वो तो मतलब साल 2 साल 5 साल में कहीं ना कहीं मिट्टी का पार्ट बन जाएगा। हुँ। लेकिन लेड और लिथियम तो बनने ही नहीं वाले हैं, वो तो दे आर हाईली पॉइजनस। जी। तो आपको नहीं लगता कि ईवी इज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी अपकमिंग सेक्टर, या उसमें आगे जाके कहीं डेंट्स आ जाएंगे? ईवी के बारे में जो प्रॉब्लम्स आपने कही, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और वो सच में होती हैं, इस मतलब तरह वो से ही कार्बन चलता से है। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर। अब हम बात करते हैं सर, जो इन्वेस्टर्स मैंने देखा है जो कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि ईवी को वो एक सेक्टर मान लेते हैं, और कोई भी कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है तो वो मानते हैं कि अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। और हमने पास में देखा भी है इस तरीके से बहुत फेवरेट्स हो जाती हैं कंपनीज जो ईवीज बनाती हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ ईवी बना रही है, उसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक व्हीकल से हुई थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेस पे ही वो आगे चल रही है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग टाइप ऑफ कंपनी है। अब मान लीजिए एक कंपनी है जो नॉर्मल कंबस्चन इंजन्स बनाती है, वो भी ईवी बनाना शुरू कर देती है। अब मैं एज़ अ कस्टमर अगर वहाँ जाता हूँ, तो मेरी चॉइस है, मैं ईवी भी ले सकता हूँ उसकी या नॉर्मल कार भी ले सकता हूँ। सर लूँगा तो मैं एक ही। मैं तीनों के नाम ले लेता हूँ जी, मारुति, टाटा और महिंद्रा। तीनों जी, ही कंपनियां हैं जो जो पहले कंबस्चन थी, अब ईवी अब में आ ईवी की गई ईवी हैं। तरफ भी काफ़ी ज़्यादा वो बना जी। रही हैं। लेकिन अगर हम उनके कस्टमर बेस की बात करें सर, तो अगर मैं एज़ अ कस्टमर वहाँ जाऊँगा, तो दोनों में से एक गाड़ी लूँगा। यस। ईवी लूँगा या कंजम्पशन कंबस्शन तो लूँगा, बराबर ही रहनी है। कंज़म्पशन मेरा बराबर है। तो अगर वो कंबस्शन इंजन फ्यूल जो पेट्रोल इंजन था, वो नहीं बिकेगा, ईवी बिक जाएगी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इससे किस तरीके से बढ़ेगी, कंपनी में इससे कैसे ग्रोथ आएगी, ये मेरे लिए थोड़ा-सा समझना मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी तो वहीं बैलेंस आउट हो जाएगी। उसकी एक चीज़ नहीं बिकेगी, दूसरी मतलब उसकी बिकेगी, 100 गाड़ी बिकनी थी तो अब भी 100 ही बिकेंगी, 100 तब ही भी 100 ही बिकेंगी सर, बिकनी, हाँ। क्योंकि प्योर ईवी वाली तो कोई कंपनी इंडिया में है नहीं प्योर ईवी जिसका स्टॉक ट्रेड होता हो। प्योर ईवी वाली कुछ कंपनीज हैं भी सर, लेकिन वो फिर एक नॉर्मल ऑटो कंपनी की तरह आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ इस बेस पे कि वो ईवी बनाती है। तो ईवी अभी इंडियन पॉपुलेशन की किस तरीके से फेवरेट बनेगी, और ईवी के लिए क्या हम अपनी नॉर्मल गाड़ियां त्याग करके और जा करके ईवीज खरीद के लाएंगे, तो मुझे लगता है उससे तो अभी हम काफ़ी दूर हैं। तो ईवी, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेजेंस की बात करें, तो वो डेफिनेटली एक्सपैंड करेगी, क्योंकि 2030 तक का एक काफ़ी बड़ा नीति आयोग ने विजन दे रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हों, थ्री व्हीलर्स हों, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स हों, तो वो है। नहीं, अब दिल्ली में तो कंबस्शन बसेस चल ही नहीं सकती हैं, ईवी ईवी वाली ही चलती है चल सर। रही हैं सारी। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर बढ़ेंगे, बट इससे कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ेगी और किस तरीके से ये अपॉर्च्युनिटीज़ इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट हो सकती हैं, ये एक नहीं, बड़ा मेरा सवाल है। सवाल अभी थोड़ा सा इससे हटके था। आपने जी। जो सवाल दिया वो तो आप पैसे पे ही आ गए घूम के। तो मेरे एपिसोड का नाम डीप टॉक्स है, लेकिन पैसे की बातें आप कर रहे हो। मेरा सवाल ये था कि क्या ईवी आगे जाके एक मतलब जो हम अभी ईवी में ग्राफ को ऊपर जाते देख रहे हैं और एवरीवन इज रनिंग आफ्टर ईवी,
मेरा सवाल ये है, क्योंकि वो भी एक अपने आप में पोल्यूटिंग सेक्टर है और कार्बन से ज़्यादा पोल्यूटिंग है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें आगे जाके डेंट लग सकता है, या 10 इयर्स डाउन द लाइन क्या हम वापस से कंबस्शन इंजन पे आ जाएंगे, या ईवी को बंद कर देंगे, या आपको लगता है ईवी चलता ही रहेगा? सर डेफिनेटली इसमें डेंट लग सकता है, क्योंकि ईवी के साथ पॉल्यूशन के अलावा जो इनिशियल पॉल्यूशन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। इनको चार्ज करना, इनकी जो यूजेबिलिटी है, उतना वर्सेटाइल व्हीकल्स नहीं होते कि आपने यहाँ से दिल्ली से सोचा कि मैं बॉम्बे तक लेके जाता हूँ या मैं इसको आंध्र प्रदेश तक लेके जाता हूँ, तो बीच बीच में आपको चार्जिंग स्टेशन और उसकी वो अभी अभी प्रॉब्लम मैं रहती है। आपको अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ राघव। अभी हमें घर में एक गाड़ी चाहिए थी अपनी बच्ची के लिए, जी तो हम लोगों ने कई गाड़ियां देखी, एक ईवी भी कंसिडर किया, लेकिन वो ईवी हम क्यों नहीं ले पाए? रीजन बीइंग कि ईवी आपके पास एज ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार तो हो एग्जैक्टली सकती है, सर, बट दैट एग्जैक्टली कैन नॉट बी योर प्राइमरी एंड ओनली कार, एग्जैक्टली फंस जाएंगे उसमें। क्योंकि उसमें आपको बहुत प्लान करके चलना पड़ेगा। जी जैसे मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, आज से करीब 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, हमारे दादाजी की डेथ हो गई। तो वो अलीगढ़ रहते हैं, हम नोएडा रहते हैं। हमने अपना सेल्फ मारा और चल दिए, ये नहीं सोचा कि कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कहाँ जी चार्ज करेंगे, बस तेल डलवाया और चल गए। रास्ते में जो पेट्रोल पंप दिखा, चल वहां ये से छूट गया, अगले पे कर लेंगे। हम्म, लेकिन अगर ये ईवी होती तो मैं तो शायद जा ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी तो गाड़ी चार्ज ही नहीं हुई तब तक 2 घंटे में, क्योंकि उनकी जी न्यूज हमें कुछ 10 बजे तक आई। जी तो हम तो 8 बजे ही सोचेंगे भाई जब मैं ऑफिस से जाऊंगा तो चार्जिंग पे लगाऊंगा। और डेफिनेटली कभी सर। मैं 10 बज गए तो मैं रात को निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो एक ही गाड़ी है और वो ईवी है और वो चार्ज नहीं है। ईवी के साथ प्लानिंग की ये जरूरत है सर। प्लानिंग मतलब हाँ दैट कैन, वही मैं कह रहा हूँ, दैट कैन बी योर सेकंड कार, दैट हाँ कैन बी नॉट बी योर प्राइमरी कार, क्योंकि अभी उतना इंफ्रा नहीं है। प्राइमरी कार सर, मैं आप मतलब यूरोप भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी ईवीज को लंबे टूर पे ले जाने से पहले लोग सोचते हैं। बहुत प्लान करना हाँ पड़ता बहुत है। प्लान करते हैं, जबकि वहाँ पे हर सर्विस एरिया में आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं और सब कुछ मिलता है। वहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है, प्लस इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज में इसकी अडेप्टेबिलिटी आने में कितने साल लगेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने और सस्टेन होने में कितने साल लगेंगे, वो एक मेजर क्वेश्चन रहेगा। यस। तो इसका मतलब तो ये हुआ हम अभी तो पॉल्यूशन संभाल रहे हैं लेकिन 10 साल बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच नहीं रहे मैम, हैं। और डेफिनेटली ईवीज पूरे पॉल्यूशन का जवाब नहीं है। ईवी इज नॉट द आंसर टू कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। और क्या हमारे पास उतनी बिजली अवेलेबल है? अभी तो कई गांवों तक बिजली नहीं पहुंची, इंडिया में भी जी ऐसे कई दूर दराज के गांव हैं जहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। जी, आई थिंक हाइब्रिड व्हीकल ज्यादा बेटर हाइब्रिड आंसर इज है मच इसका। हाइब्रिड इज बेटर, मच फिर जी हमने वी स्विच टू हाइब्रिड ओनली। एंड दे गिव अ वेरी गुड एवरेज। हाँ एवरेज भी अच्छा। चलिए। राघव, वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन फॉर्मूला क्या है? पेशेंस है, डिसिप्लिन है, नॉलेज है या लक है? मैम एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साउथ कोरिया में, आई थिंक 2009 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वहाँ पे एक पैरट है, उसका इंग्लिश में जो डालगी उसका नाम है, बट इंग्लिश में उसका वर्ड स्ट्रॉबेरी होता है। तो उस पैरट से उन्होंने कुछ स्टॉक्स पिक करवाए थे, और कुछ पैरेट से पैरट स्टॉक्स? से वो कैसे स्टॉक्स पिक करवाए थे, उन्होंने कुछ कलर्ड बॉल्स डाल दी थी और वो उसको बोल मतलब कि जैसे भी उसकी ट्रेनिंग हुई होगी कि बॉल्स जो वो अलग करेगा, वो उस पे हर एक पे स्टॉक का नाम लिखा हुआ था। तोता मियाँ तुम बॉल उठा लो। जी सर, एग्जैक्टली यही था। और उन उसके सामने 10 इन्वेस्टर्स को रखा गया, उनसे स्टॉक्स पिक करवाए गए, और उन इन्वेस्टर्स का एवरेज एक्सपीरियंस करीब 7.5 साल का था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उन स्टॉक्स को स्टडी करा गया, तो तोते वाले स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए और इन्वेस्टर्स वाले स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट वॉल स्ट्रीट में भी किया गया था। उसको मंकी थ्रोइंग डार्ट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वो 2012 में होता, बड़ा फेमस हुआ था वो एक्सपेरिमेंट। तो उसमें रैंडम, ऐसा नहीं था कि मंकी से स्टॉक्स पिक करवाए गए थे, बट उसमें रैंडम स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई गई थी और उसे एनालिस्ट के स्टॉक्स के सामने रख के देखा गया था। अगेन रैंडम जो स्टॉक्स थे वो ओवर अ पीरियड टाइम ज़्यादा परफॉर्म कर गए थे। इससे जो इन्फ्रेंस पूरी निकल कर आई थी इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, कि एक तो पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैकेनिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इमोशंस को मिक्स कर दिया उसके साथ, या इस डर से कि तोता भी स्टॉक्स पिक कर रहा है कहीं इसके स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म ना कर पाए, और आप अंडर प्रेशर टू परफॉर्म आकर के स्टॉक्स आपने पिक करने की कोशिश करे, मतलब यू ट्राई टू ओवर डू योर सेल्फ, ज़्यादा रिसर्च उसके अंदर लगाने की कोशिश कर दी, तो अगेन गड़बड़ हुई वहाँ पे। और मुझे लगता है कि अगर पेशेंस है और डिसिप्लिन है तो ह्यूमिलिटी अपने आप आ जाएगी। अपने आप आदमी को समझ में आ जाएगी जो कुछ मैं ये कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ पे, दिन रात वो लोग काम करते हैं, तब जाकर के कुछ पैसे यहाँ बन पाते हैं। राघव जी, अभी हमने जब पॉडकास्ट शुरू किया था, पेशेंस से ध्यान आया कि आप भी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो अर्ली करते हैं। मतलब जो आपका मेन प्रॉब्लम था, पहले था मैम, पहले उसको था, मैंने ओवरकम कर वो लिया है। ओवरकम कैसे किया? क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की डेट में भी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का है। कोई भी हो, अगर प्रॉफिट दिखता है तो हम उसको
एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे, हम जी। उसको छोड़ नहीं देते, कोई भी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने उस पे कैसे वर्क किया? लेकिन एक चीज और है ना राघव, मतलब ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये तो ओवरकम की ही नहीं जा सकती। आपने कोई स्टॉक 10 रुपए का लिया, वो 1000 का हो गया। अब जैसा कि आपने कहा कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, पी अच्छा है, फलाना ढीमका, जो सब अच्छे हैं, तो ये 10% तो मिनिमम ग्रोथ देगी ही। अब आप 1000 पे निकल जाओ तो आपको हमेशा मलाल रहेगा, यार ये तो अगले साल 1100 भी हो सकता था, क्योंकि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका तो पता ही नहीं ना, वो 1100 जाएगा या वो 800 जाएगा। भाई आज मैं किसी नई कंपनी में घुस रहा हूँ, तो उसकी टेबल आगे कैसे चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके साथ मैं 2-3 साल से बरतता आ रहा हूँ, तो ही दैट कंपनी हैज ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ। सर जो ये मैम इम्पल्सिव प्रॉफिट बुकिंग है, एक तो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर आपकी इम्पल्सिव, या कह लीजिए कि उस समय आप अनकंफर्टेबल होने लगते हो प्रॉफिट्स देख करके, तो ये एक बड़ा नेचुरल और एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है। इससे बचना एक्चुअली मुश्किल है, बट इसका फिर भी कुछ इलाज किए जा सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं 10x रिटर्न्स की या 15x रिटर्न्स की, कि 15 गुना हुआ, तो कभी ना कभी वो डबल भी हुआ होगा, कभी ना कभी ट्रिपल भी हुआ होगा। उस 15 गुने पे प्रॉफिट बुक करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, जितना कि वो डबल जब हुआ था तब बुक करना। और मेरे ख्याल से जब वो डबल ट्रिपल हो रहा है, उस समय अपने आप को होल्ड करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। चैलेंज हो मैं जाता है। बताता हूँ साहब राघव जी, इसमें क्या दिक्कत आती है, ये मेरे साथ भी आती है, और मैं मतलब मेरा भी तजुर्बा है 10-15 साल का ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में और सब में। दिक्कत कहाँ आती है कि हमने कोई चीज 100 रुपए की ली और वो 300 हो गई, जी। हमने उसे देखा नहीं, और वन फाइन डे जब हमने अकाउंट देखा और 300 हो गई। जी। अब वो 300 मेरे माइंड पे रजिस्टर हो गया, मैं 300 पे उसे बुक नहीं करूंगा, वो 300 से 250 आ जाएगी, मेरा बीपी बढ़ने लगेगा, एज इफ आई एम लूजिंग फ्रॉम 300, जी, जबकि मैं, इमोशनल लॉस शुरू हो जाता है वो वहाँ। इमोशनल लॉस शुरू हो गया। वो 250 आ गई, वो 200 आ गया, अब तो मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है साहब। और कहीं वो गलती से 100 पहुंच गया, तो सर मैं वहां भी बुक नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो 80 आ गया तो मैं निकल आप जाऊंगा डर लॉस के बुक कर मारे। लो। जी। ये मैंने अक्सर देखा है, और जब मैं एक, मतलब मैं भी इतना अच्छा ट्रेडर नहीं था आज से 4-5 साल पहले तक, तो मैं भी यही करता था, मैंने 100 रुपए की चीज ली, 120 पे मैं बुक नहीं करता था, लेकिन वो घूम फिर के अगर 99 आ गई तो मैं वहां लॉस बुक करता था। जी, सर ये कॉमन प्रॉब्लम है और मैंने भी गलती ये करी हुई है। मुझे लगता है इसमें 2 ही चीज़ें आपको इस चीज़ से बचा सकती हैं। पहला तो आप इन्वेस्टमेंट उतना करें जिसको आप फ्लक्चुएट होते देख सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल मतलब देता हूँ। ओवर पोजीशनिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज बहुत बड़ा फैक्टर है, रादर देन कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है। आपका एक छोटा सा डिसीजन गलत भी हो जाए, और आपने केवल 5% या 10% अपनी कैपिटल लगाई हुई है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी फ्यूचर में या किसी में भी, तो आपको पैनिक कभी नहीं होगा। जब पैनिक हो जाए या डर लगने लगे, समझ लीजिए आपकी पोजीशन साइजिंग आपके अपने जो वो है पेशेंस उससे बड़ी हो गई है। एग्ज़ैक्टली सर। मैं आपको अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे कि मैंने एक स्टॉक खरीदा था, करीब 3 साल पहले की बात होगी, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात होगी सर। एसएमई कंपनी थी, जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करा। बट मैंने जो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करा, वो मैं जितना इन्वेस्ट करता था, जो मेरा टिकट साइज़ था एक स्टॉक के अंदर या मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से, काफ़ी कम था। क्योंकि एसएमई कंपनी थी तो वो लॉट्स में बाइंग होती है उसकी, तो मैंने उसको खरीद के रख लिया। उसके बाद कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते तक उसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। लिक्विडिटी इश्यूज रहते ही हैं और ये कंपनी ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं होती। नहीं हुई 1 महीने, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आई वाज़ सिटिंग कंफर्टेबली कि ठीक है, मेरा कम पैसा लगा हुआ है, देखा जाएगा। सर वो उसके बाद बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद उसके अंदर बोनस और स्प्लिट वगैरह सब आया। तो करीब 1 डेढ़ साल के अंदर वो 14-15 गुना मल्टीप्लाई हो गई। जब एक बार बढ़नी शुरू हुई तो वो बढ़ती चली गई। अब सर हुआ क्या कि जब वो कम इन्वेस्टमेंट था, मेरा अमाउंट छोटा था, तब तो मैं शांति से बैठा हुआ था। अब वो हो गया सर 14-15 गुना, अब बैठना मुश्किल हो गया। क्योंकि वो जो ओवरऑल अब मुझे फिगर दिखाई दे रही थी, जो आपने कहा मेरे साथ वही सब बातें शुरू हो गई। अब वो रोज़ मैं खोल करके उसको चेक करने लग गया कि अब ये इसकी आज प्राइस क्या, आज प्राइस क्या, और दिन में 10 बार। जब ये दिन में 10 बार शुरू हुआ एक्चुअली तब जब वो कोई भी चीज 14-15 या डबल ट्रिपल हो जाती है, तो एक साइजेबल अमाउंट हो जाती है, साइज़ेबल अमाउंट हो जाता है तो सर वो। आप उस बड़े अमाउंट को लूज नहीं करना हाँ, चाहते। तो जब वो मैंने देखा कि अब मेरा इमोशनल लेवल से एक्सीड हो चुका है इसका जो टोटल अमाउंट है, तो मैंने कहा दिस इज टाइम टू सेल। क्योंकि मुझे रात को सोना भी है, सिर्फ सुबह की इंतजार नहीं करी जा सकती। तो मैंने उसको सेल कर दिया। हाँ, जब मैंने सेल किया अगले 6 महीने में डबल हो गया। वहां से भी डबल, मतलब अगर मैंने होल्ड किया होता तो अगले 6 महीने में फिर वो डबल होना था। बट मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था बड़ा बनते हुए, अपने प्रॉफिट्स में ले आया था। लेकिन इसमें राघव मेरा थोड़ा सा ये मानना है, मैं भी देखो काफी इन्वेस्टिंग और वो करता रहता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर आपने 100 रुपए लगाए और वो 200 हो जाए,
तो आप अपने 100 निकाल लीजिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपका जो पड़ा है वहाँ प्रॉफिट ही पड़ा है। हुँ। अब अगर वो दोबारा से 200 1500 हो जाएँ, तो यानी कि मतलब 15x हो गया आपका। अब आप उसमें से भी आधा पौना मतलब 80% 70% अपना फंड निकाल लें, रादर देन पूरा निकालें, क्योंकि जो वहाँ पड़ा है वो प्रॉफिट है, वो जी। मुफ्त का पैसा है। अब अगर ये कंपनी में और पोटेंशियल है 30x 40x 50x जाने की, जहाँ से मैं शुरू हुआ, हुँ, तो मेरा पैसा तो बढ़ता रहेगा। और डेफ़िनिटली अगर सर। वो पैसा मान लो मैंने 1 लाख लगाया था और 1 के 2 हो गए, मैंने 1 निकाल लिया, तो मेरी कैपिटल अंदर आ गई। अब बच गया वहाँ 1, वो मेरा प्रॉफिट है। अब ये 1 का हो गया दोबारा 15, हुँ, तो मैं क्या करूँ, इसमें से दोबारा से 8 लाख 10 लाख निकाल लूँ। अब जो पड़ा है वो मतलब प्रॉफिट का भी प्रॉफिट है। जी। अब ये और यहाँ से बढ़ जाए तो ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाए तो कोई दिक्कत, ज़ीरो तो देखो इतनी अच्छी कंपनी चलती हुई ज़ीरो नहीं नहीं होती सर, एकदम। ज़ीरो तो नहीं होती सर, लेकिन वही बात सही वही है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को उस लेवल पे रखें जहाँ पे इमोशनली हम उस वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं। प्लस स्टैगर्ड प्रॉफिट बुकिंग जैसा आपने कहा, ये तो बेस्ट तरीका होता है। मैं भी अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि जब 3x हो जाए तो अपना कम से कम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर से निकाल दो, ताकि आप इमोशनली अब उससे फ्री हो जाओगे। इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। बट हमने उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, जो मैंने पर्सनली नोट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, वो ज़्यादा डिसाइड कर देता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आने वाली है। चलिए, तो आप क्योंकि एक मतलब लंबे अरसे 5-6 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको तजुर्बा 20 साल का है। अगर किसी के पास ₹100 हैं तो एक स्क्रिप्ट में उसे कितना पैसा लगाना चाहिए? सर, नॉट मोर देन 3 टू 4%। मतलब कि 4 से ₹5 ही लगाने चाहिए हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 4 रुपए ही होने चाहिए। या फिर जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग देखेंगे, हो सकता है कि इसमें आपने 5% या 6% कर दिए, लेकिन जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो अपना देखेंगे, तो एवरेज आपका 4% के आसपास आके रुक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना इससे चाहिए। ज़्यादा नहीं, तो यानी कि 25 से 30 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कम से कम रहने दोस्तों, चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, आप लोग को, जो मैं भी गलती करता था, तो क्या करता था कि ₹100 हैं तो 100 के 100 पूरे इसमें डाल दिया, ये 50% गिर गया, तो मेरा तो सूपड़ा ही साफ हो गया ऑलमोस्ट। जी, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपने केवल ₹5 डाले हैं या ₹4 जो इन्होंने बताया, और आपके 96 रुपीस कहीं और लगे हुए हैं, यानी कि और 20 स्क्रिप्ट्स में, अगर वो 1-1% भी बढ़ रहे हैं, तो ये लॉस आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही रहने जी। वाला उसे है। कंसंट्रेशन रिस्क बोलते हैं, यस, कि जब बहुत कम स्किप्स में हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो हमेशा पोर्टफोलियो रिस्क पे रहेगा। जी। तो ये दोस्तों एक समझने वाली चीज़ है, इनसे जो राघव जी से आप समझिए, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर इनका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ये दे सकें और हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकें, ताकि आप लोगों को अगर इनकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो इनको आप संपर्क कर सकें, कोई इनका ईमेल एड्रेस हो या व्हाट्सएप नंबर हो, मैं पूछ लूँगा, अगर ये अलाउ करेंगे तो हम डाल देंगे, सो दैट अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों, तो आप लोग इनसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और इनसे सीख समझ सकते हैं। राघव जी, स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कौन-सी मिथ है जो आप फॉरएवर ब्रेक करना चाहते हैं? जो आपको लगता है कि लोग गलत सोचते हैं और ये चीज़ सही है? मैम, स्टॉक मार्केट को बहुत लोग अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट अपने आप में कोई भी चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चीज़ है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो कि लिस्टेड बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करती है। वो एक्चुअल बिजनेसेस हैं जो स्टॉक मार्केट में वहाँ लिस्टेड हैं। वो कंपनीज हैं, जहाँ प्रमोटर्स हैं, जहाँ मालिक हैं, जहाँ ऑफिसेज बने हुए हैं, काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ हैं, पूरी सप्लाई चेन्स बनी हुई है, और पूरे इंडिया या पूरी दुनिया उसी के हिसाब से चल रही है, उन्हीं बिजनेसेस की वजह से चल रही है। उसमें जो बिजनेसेस स्केल अप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल उतना ही है जितना किसी देश की इकोनॉमी हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हमारी इकोनॉमी प्रेडिक्टेबल है, सेट है कि हाँ बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो वो भी प्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल हम उसे बना देते हैं अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से। जब रोज 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 हम उसमें से कुछ करना चाहते हैं, तब वहां थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर थोड़ा टाइम दिया जाए तो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल है आपके हिसाब से? 100% प्रेडिक्टेबल। अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे, तो हमारी इंडेक्स ने पिछले 15-20 सालों में जो रिटर्न दिया है, करीब 14 से 16% के बीच में उसकी रिटर्न वेरी करती है, जो सीएजीआर जिसके हिसाब से ग्रो ग्रो करते रहा है हमारा निफ्टी। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, और ये भी कई साल का रिटर्न है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी अब ग्रोथ के डायरेक्शन में चल रही है, एक सेट डायरेक्शन है कि, और टारगेट सेट कर दिए गए कि भाई यहाँ तक हमें ये टारगेट अचीव करना है, इतनी ग्रोथ अचीव करनी है। तो आई थिंक कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी इज मोर प्रेडिक्टेबल देन एवर। जितनी आज से शायद कभी हजारों साल में नहीं रही, उससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल अब है।
अभी राघव जी एक ना रेड फ्लैग आया था, शायद आपने भी पढ़ा हो, मुझे नहीं पता कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रेड फ्लैग है, इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब का है या एक्चुअल में है, लेकिन एक कंसर्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा और क्लैरिटी चाहूंगा। अभी एप्पल वालों ने ये कहा है कि हमारे इंडिया में जितने भी आईफोन बिकते हैं उसमें से करीब 90% ईएमआई पे बिकते हैं। जी। So people don't have a very good spending power, but they are over pressurizing themselves just to have an iPhone. और सेम गोज विद सैमसंग फोन, क्योंकि आजकल कोई भी अच्छा फ्लैगशिप फोन 1.5 लाख का हो गया और करोड़ों की तादाद में बिकते हैं। ये कोई हाँ। ऐसा नहीं है कि 2-5 फोन ही बिक रहे हैं, करोड़ों की तादाद में बिकते हैं। हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं सर हर इनकी साल सेल्स के। रिकॉर्ड टूटते हैं। और अभी आईफोन 17 आया तो उन्होंने एक नया कलर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मतलब मैंने एक्चुअल में एक दिन मैं कैनॉट प्लेस गया तो मैंने देखा ये इतनी लंबी लाइन है, तो वो एप्पल के शोरूम के बाहर लाइन लगी हुई थी, विच वाज ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ 1000-1500 लोग होंगे। ओफ। और मैंने जब वहाँ पार्किंग वालों से पूछा कि भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने कहा सर आज ये सब लोग आईफोन लेने आए हैं, वही वाला कलर चाहिए वही सबको। कलर चाहिए सबको। और उस पे मतलब आई वाज शॉक्ड, प्रीमियम चल रहा था साहब, 30-30 हजार रुपए प्रीमियम दे के लोग ले रहे थे ग्रे मार्केट से। Oh God. तो क्या आपको लगता है कि लोग अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमारे पास है, या इंडिया वाकई ग्रो कर रहा है एंड द स्पेंडिंग पावर इज इंक्रीजिंग? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिसमें से एक मैं भी हूं। मैं तभी फोन लेता हूं जब मेरे अकाउंट में 1.5 लाख हो। अब मैं ये सोचता हूं कि मेरे 1.5 लाख तो एफडी पे या ब्याज पे चढ़े रहे और मैं इंटरेस्ट फ्री लोन अगर कोई अवेल कर सकता हूं जी तो उसको अवेल कर लूं। सर, इंडिया ग्रो कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है और हमारी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट जो आपने सवाल उठाया वो काफ़ी रेलेवेंट और अपनी जगह बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि 1.5 लाख का फ़ोन लेना, उससे पहले क्या चीज़ें देखनी कि 1.5 लाख के फ़ोन की ज़रूरत है या नहीं, और आपने कहा कि आपके अकाउंट में 1.5 लाख हो तो ही आप लोगे। आई थिंक वो सही चीज़ है। जब कोई यंगस्टर वहाँ पे जाता है, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को ज़्यादा वो रहता है कि मेरे यस, पास एप्पल होना चाहिए, और वो कलर क्योंकि 17 का फ्लैगशिप कलर है, तो वो देखते ही पता चल जाता है कि आईफोन 17 है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम हुई। चिल रहा हूँ कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पूरी अब सीरीज कोई भी मेंटेन्ड है रखा जी। रहे यहाँ पे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आप कैसे, मतलब वो एक पहले ऐड आती थी ना, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे। जी तो सर। कैसे पता लगे कि मेरे पास 80,000 का फोन है और तेरे पास 1.5 लाख का फोन है। तो ये तो ये जो, फ्लैगशिप कलर है ही तो ये इसका। फ्लैगशिप से क्या हो रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन मिल रही है जी उसको एक। सर, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और कोई मैसेज ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी इनकम को देख लीजिए, अपनी नेटवर्थ को देख लीजिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आप फाइनेंसेस को अपने मेंटेन किस तरीके से कर रहे हो। 1.5 लाख का फ़ोन आईफोन ठीक है, अच्छी बात है और एक प्रेस्टीज सिंबल है, आपको अच्छा लगेगा, आप लेके जाओगे शाम को, फ्रेंड्स आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे, आपसे पार्टी मांगेंगे, आप पार्टी में उन्हें पैटी खिलाओगे क्योंकि बाकी पैसे आप यहाँ खर्च कर चुके हो। अब आपके पास पैसे नहीं बचे उन्हें देने के लिए। बट अगर हम उसकी एक्चुअल यूजेबिलिटी लें, अगर आपको लगता है कि आईफोन का यूज़ है, बहुत अच्छी बात है, आप चाहे लोन पे लो चाहे जैसे लो, बट इतना ज़रूर देख लीजिए, अगर एक बेंचमार्क बनाना चाहते हैं, क्या 1.5 लाख रुपए आपने पहले म्यूचुअल फंड में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए। एफडी को इन्वेस्टमेंट मत बोलिएगा क्योंकि वो एक सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में पहले 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए या जितने रुपए की ईएमआई आप उसकी दे रहे हो उतने रुपए की एक एसआईपी शुरू कर दी है पैरेलली, तो ठीक है, ये डिसीजन ठीक है, आप फाइनेंशियली अवेयर हो। बट आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ आप आईफोन ले रहे हो, उसके बाद पैटियां खिला रहे हो, तो आई थिंक दिस इज अ बैड डिसीजन। राघव जी, लाइक एक और बात है, अभी आज सुबह मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो 30 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ था। तो उसमें उन्होंने उस टाइम बताया कि वो 10 लाख रुपए उन्होंने डाले थे, तो एट प्रेजेंट वो 10 लाख की वैल्यू इज लाइक 42 करोड़ रुपीज। अगर लमसम 10 लमसम लाख 10 लाख डाले और वो 30 साल के बाद 42 करोड़ रुपीज हुए। प्रॉपर पूरी रिसर्च पेपर है, एवरीथिंग इज देयर। तो उसमें इनिशियल जो ईयर्स थे जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो शुरू के 5 साल में 9% रिटर्न आई थी, और वो 9% रिटर्न उस टाइम एफडी में भी उतनी ही रिटर्न होती थी। तो उसने जो गेन किया वो ग्रेजुअली बाद में किया। बट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, अगर हम देखें तो 2010 से 2025 तक इट्स अ बिग स्टोरी। जी। सो डू यू थिंक कि अभी अगर हम सेम सिनेरियो में किसी एक अच्छे फंड में उनकी पास्ट हिस्ट्री देखते हुए 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या हमें ग्रेजुअली आगे आने वाले 30 साल में उतनी रिटर्न मिलेगी? मैम 30 साल तक अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो लमसम मुझे ऐसा ही लमसम, भी नहीं हाँ, मैं करना। समझ गया। और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि हुँ, अगर आज मुझे अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट करना है, क्योंकि व्हाट्स माय एज 30 इयर्स के बाद मेरे को शायद उतने शौक भी नहीं रहेंगे उस पैसे के। हुँ, लेकिन अगर मुझे आज अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट करना है तो मैं एक 10 लाख का लमसम अमाउंट उन्हें दे दूं, जी। और वो अमाउंट उनको 30 इयर्स बाद एक अच्छा रिटर्न दे। इज दैट पॉसिबल अभी भी कि वो उतना दे पाएगा? क्योंकि जो ग्रोथ पीछे हुई है जी। उतनी ग्रोथ आगे होगी या नहीं होगी? मैम, हाँ, इसको हम एक सिंपल सी मैथमेटिक्स से समझ लेते हैं तो उससे कन्विंसिंग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये पॉसिबल है। हमारी इकोनॉमी करीब 4 से साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है और हमारे मार्केट कैप्स भी इसे इसे क्रॉस कर चुकी हैं। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने वाले। इसके बाद जो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चाइना है, अप्रॉक्सिमेटली 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर, उसके ऊपर फिर यूएस है, करीब-करीब 34-35 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है। तो सुनने में बड़े अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बट हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर एग्जैक्टली। कैपिटा जो जीडीपी है, वो अब हमारे $2400 के आसपास है, 2400-2500 डॉलर के आसपास है। अगर यही हम अमेरिका की लेते हैं तो करीब 60,000 डॉलर्स के ऊपर उनकी जाती है। तो गैप ये वाला फिल करना है। गैप अभी ये फिल होना है जिस दिन भारत की इकोनॉमी इतनी होगी कि हर आदमी $60,000 कमा रहा होगा, या अगर उसको एवरेज किया जाए तो पर कैपिटा जीडीपी हमारी $60,000 पे आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ से 30 टाइम्स आगे ग्रो करेंगे तो हम $100 ट्रिलियन के भी ऊपर पहुंच चुके होंगे। मेरे ख्याल से जो ग्रोथ अब तक हमने देखी है वो कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है, क्योंकि हमें ये पर कैपिटा जीडीपी का गैप फिल करना है। हमें इस जीडीपी का नंबर 4 नंबर 3 होना, ये सब कोई होड़ नहीं है, इससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला, कोई फायदा भी नहीं होने वाला जब तक ये पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। जब तक कि आप अगर दुबई जाएंगे तो वहां पे नॉर्मल टैक्सी टेस्ला चलती है, जो यहाँ पे एक आदमी लेक्सस चलती है, जो यहाँ पे एक बड़ा आदमी एक ड्रीम कार खरीदने की इच्छा करता है कि मैं लेक्सस खरीद लूँ, वहाँ पे वो टैक्सी में चलाते हैं। मैं सर गया वहाँ पे और मैं ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ही वाज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, वो किसी देश से था। तो मैंने कहा भाई यहाँ कैसे, कितने साल से? पड़ोसी देश से था। सर आप आपके सामने बहुत सोच के बोलना पड़ता है। तो वो जो है मैंने उससे पूछा भाई यहाँ कितने साल हो गए? तो मेरे को 5 साल हो गए। तो मैंने कहा कैसा मजा? बोला बहुत मजे आ रहे हैं। कह रहा मैं लेक्सस चला रहा हूँ। कह रहा मेरे देश का तो जो वजीर आजम है वो नहीं लेक्सस में बैठता, मैं यहाँ लेक्सस चला रहा हूँ, टैक्सी में चला रहा हूँ। तो जब ये गैप फिल होगा, जब हमारा देश भी उस लेवल पे पहुंचेगा कि यहाँ पे फिर उसके बाद छोटी गाड़ियां नहीं, लेक्सस ही टैक्सी में चलेगी और ये टेस्ला ही टैक्सी में चलेगी सर, उस दिन डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से जो फिगर आज हम सोच रहे 10 लाख के 30 करोड़ बने या कुछ बने, मेरे ख्याल से उसे भी बहुत मतलब मार्जिनल लेवल से क्रॉस करेगा। 42 करोड़ से ज्यादा ही बनेंगे अगर अभी ज्यादा ही 10 लाख। बनेंगे मैम। हाँ, जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट एंड हैव पेशेंस और ट्रस्ट इंडिया। अ, राघव, आप भी जैसे मेरठ से आए हैं, जी। तो मेरठ में भी ये चलन चल रहा है और मेरे ख्याल पूरे इंडिया में ही चल रहा है कि पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी 3x 4x हो गए हैं। और आज की तारीख में आप कहीं भी कुछ भी लेने जाएं, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा से लेके एक प्राइम लोकेशन में कोई जमीन, तो प्राइसेस आम आदमी की रीच से बाहर होते जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम आने वाले टाइम में एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर प्रॉपर्टी में बनाएं, या जो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एक प्रॉपर्टी या जमीन भी एक उसका विकल्प, या फ्लैट भी एक उसका विकल्प हो सकता है? सर डेफिनेटली हो सकता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो रियल एसेट होता है। अगर ज़मीन लिए तो वो फिजिकल एसेट है और टेंजिबल एसेट है, सामने दिखाई देता है, तो वो ज़रूर है। बट आई थिंक वो बहुत लिमिटेड एक पॉपुलेशन के लिए है, लिमिटेड क्लास के लिए, अगर वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। सर आपने खुद ही कहा एक आम आदमी की तो रीच से बाहर है। अगर एक आम आदमी ईएमआई करके एक घर ही बना लेता है या एक ऑफिस खरीदता है, दुकान खरीदता है, तो वही उसके लिए काफ़ी है। और वो उसको लिक्विडेट कभी करता नहीं है, मतलब उसको खर्चे में तो ले नहीं सकता। वो तो उसके लिए डेड एसेट है, वो किसी भी उसके काम में नहीं आएगा। वेरेज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 100-200 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सबकी रीच में प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि वो उसका पोर्टफोलियो क्रिएट करना, वो तो फिर एक सुपर रिच क्लास के लिए चला गया। ग्रो जरूर करेगा क्योंकि वो रियल एसेट है सर, ग्रो तो तो करेगा ही। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी ज्यादा ग्रो कर सकती है, स्टॉक ज्यादा ग्रो करेंगे? सर हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करता है। ओके। प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं टू सिटी, और सिटी में भी लोकेशन, और लोकेशन में भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो मतलब एक ही शहर में एक ही एरिया में कई सोसाइटीज़ हो सकती हैं, उसमें से एक सोसाइटी के रेट बढ़ रहे हैं और दूसरी के नहीं बढ़ रहे, ये भी पॉसिबल है। तो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है। तो और लिक्विडिटी इश्यूज़ की वजह से और टिकट साइज़ बड़ा होने की वजह से हो सकता है कि हम ज़्यादा स्टक आउट महसूस करें। वेयरएज़ अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करी जाए तो ऐसा आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, या बड़े से बड़े लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर शहर में उन्होंने
वो ले रखा है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए। वेयर एज स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई करना बहुत ईजी है, छोटे से अमाउंट को भी काफ़ी बड़े लेवल तक डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। राघव जी, अभी आपने बोला बोला कि रियल एस्टेट लोगों की रीच से बाहर है, तो एक वर्ड है रीट, REIT, म्यूचुअल जी। फंड। डू यू थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम? हाँ, दैट इज़ डेफिनिटली अ गुड ऑप्शन, और उसको लॉन्च करने का पर्पस भी यही था कि अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो उसमें कर सकते हैं वो लोग कमर्शियल स्पेसेस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रेंटल इनकम भी जनरेट करते हैं जो डिविडेंड्स के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दी जाती है। तो रीट्स तो डेफिनिटली एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि उस वो ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी लोग ज्यादा बोलते नहीं है, बट आई थिंक दैट इज गिविंग अ गुड रिटर्न। 16 to 17% का रिटर्न आ रहा है जी, मैम उसमें। मेरे ख्याल से रेट ऑफ रिटर्न की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बात की जाए तो 15% रिटर्न हमारी इंडेक्स का भी रहता है लॉन्ग टर्म में। तो इंडेक्स के रिटर्न को जब तक हम बहुत एक अप्रिशिएबल मार्जिन के साथ बीट नहीं कर रहे, कम से कम 4-5% से उसके रिटर्न को बीट नहीं कर रहे, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पॉपुलर होना वहाँ पे रुक जाएगा, जब तक वो इंडेक्स के रिटर्न को कम से कम 5% से बीट नहीं सो करेगा। यू मीन टू से 20% कम से कम आए तो ही जी। इन्वेस्ट करना बेटर है, नहीं तो नहीं तब है। वो इंडेक्स के मतलब निफ्टी इंडेक्स की बात करूँ, तब वो इंडेक्स के सामने कंपेरेबल हो सकता है। वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो वो और भी ज़्यादा 15% से भी ज़्यादा उनका CAGR रहता है। तो इंडेक्स का जो बेंचमार्क अपने आप एक क्रिएट होता है, कोई उसको माने या ना माने, वो जो अपने आप एक बेंचमार्क क्रिएट होता है, उसको जब तक एप्रिशिएबली बीट नहीं किया जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर नहीं हो पाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे अभी गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है, और इतनी मार्केट में टेंशन चल रही है, हर तरफ से कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो डू यू जी। थिंक द मार्केट इज गोइंग टू गिव अ गुड मूव और गोइंग टू गिव अ गुड फॉल? मैम मार्केट्स इस समय अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो पिछले 1 साल में इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी करेक्शन भी देखा, काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखी, जहाँ पे बाकी डेवलप्ड मार्केट्स ठीक चल रहे थे। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे कोई करेक्शंस नहीं थे, वो सब ठीक चल रहे थे। गोल्ड ने डेफिनिटली एक बहुत बड़ा बुल रन लिया है, और मेरे ख्याल से इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए तो गोल्ड में हम सब इन्वेस्टेड होते हैं। चाहे हम उसको माने, हमारे पास इतने मतलब गोल्ड हमारी फेवरेट एसेट क्लास है आफ्टर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें ज़मीन खरीदनी होती है, उसके बाद हमें गहने खरीदने होते हैं, और गोल्ड वो येलो मेटल की जो चमक है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो गोल्ड में तो हम इन्वेस्टेड होते ही होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउस होल्ड ऐसा होगा जो प्योर प्रॉपर्टी, प्योर गोल्ड या प्योर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होंगे। हम ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड रहते हैं। जहाँ तक बात है कि अब आने वाले समय में किस तरह का रन मार्केट्स का रह सकता है, तो इस समय हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड का थोड़ा-सा जो बुल रन था गोल्ड और सिल्वर का, वो थोड़ा-सा शांत ठहरा है। है, शांत हुआ है, और वो शांत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो शांत नहीं होगा तो बाकी एसेट क्लासेस को मौका नहीं मिलेगा। मनी उस तरफ ज़्यादा फ्लो हो रहा था, फोमो की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा था। सुनने में आया था कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो उसको बाय कर रही हैं, जो उसको स्टैक कर रही हैं, तो कभी ना कभी तो उनकी बाइंग पूरी होगी और वो रुकेंगे। हो सकता है वो टाइम हो गया हो। जैसे-जैसे गोल्ड स्टेबलाइज़ होगा, तो स्टॉक मार्केट्स तो क्योंकि वैल्यूएशंस पे चलते हैं, गोल्ड चलता है नोशनल वैल्यू पे, और स्टॉक मार्केट चलता है रियल वैल्यूएशंस पे, तो उसकी वैल्यूएशंस जैसे-जैसे वो अंडर वैल्यूड होता जाएगा, वो तो आगे बढ़ नहीं है, उसको रोकना मुश्किल है। मतलब एवरी क्रैश इज अ डिप टू बाय बेसिकली। डेफिनिटली मैम, एवरी क्रैश, एवरी करेक्शन जहाँ पे आप अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हो, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। पैनिक करने की बजाय वी हैव टू बाय दैट हाँ, टाइम। पैनिक वी शुड करने का सिट ऑन तो कैश। मैंने कहा कोई रीज़न ही नहीं है, आप इसको सिर्फ़ इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रोथ को रिप्रेज़ेंट करता है, बिज़नेसेस को रिप्रेज़ेंट करता है, अपने आप में स्टॉक मार्केट का कोई मन नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है आज राघव से, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ अपना ज्ञान का भंडार ज़रूर परिपूर्ण किया होगा इनके साथ, क्योंकि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, सीखने के लिए पूरी किताब है। और इनकी जो नॉलेज है दोस्तों, आपने देखा कैसे फट-फट ये आंसर दे रहे थे, एकदम मज़े में। और इनका जो मतलब मैं बहुत लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज जो मुझे आनंद आया, क्योंकि एक सीखने को ऐसा दोस्तों मिला है जो कि अब तक शायद कहीं न कहीं लैग कर रहा था। तो मैं आशा करता हूँ, और कमेंट करिए राघव अगेन, अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा और आप लोगों को अच्छा लगा इनका पॉडकास्ट, तो हम इन्हें दोबारा बुलाएँगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दिया है, यदि आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ही इज़ वेरी काइंड। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप करें, ताकि जब इनको टाइम मिले, क्योंकि एक डेंटिस्ट भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, और इनको शायद अपने भी कुछ काम रहते हैं, व्यस्त तो आज की तारीख में हर आदमी रहता ही है। तो हो सकता है कभी विलम्ब हो इनके से, तो लेकिन जवाब ज़रूर देंगे जो इन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को खूब अच्छा लगा होगा ये संवाद, और आज का ये डीप टॉक। क्योंकि दोस्तों, आज के डीप टॉक्स में सिर्फ पैसे और गहराइयों की ही बातें थी, और कुछ था ही नहीं।
चलिए, थैंक यू राघव जी, Thank you, थैंक्स sir. फॉर Thank you Thank you, so कमिंग ma'am. एंड much. थैंक्स Thank फॉर you. शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज विद अस। Thank you for having me here, sir. Thank you, ma'am.